मार्च 2002 की शुरुआत में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं ने ऑपरेशन अनाकोंडा शुरू किया, जो पूर्वी अफगानिस्तान में शाही खोद घाटी में मजबूती से जमे अलकायदा और तालिबान लड़ाकों को नष्ट करने के लिए एक बड़ा अभियान था। योजना थी कि दुश्मन को पहाड़ों में घेरकर ब्लॉकिंग पोजीशन की ओर ढकेला जाए। खुफिया जानकारी ने दुश्मन की संख्या और ताकत को कम आंका था। गठबंधन सैनिकों को हल्की सुरक्षा वाले क्षेत्र के बजाय एक मजबूत, ऊंची जमीन पर जमे बल का सामना करना पड़ा, जिसमें 10,000 फीट ऊंचा ताकुर घर भी शामिल था, जो युद्ध क्षेत्र पर हावी था। 3 मार्च तक घाटी में लड़ाई उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन थी। कमांडरों ने दुश्मन पर नजर रखने व कार्रवाइयों के समर्थन के लिए खासकर ताकुर घर समेत अहम इलाकों में टोही दल तैनात करने की कोशिश की। इस वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या हुआ और रॉबर्ट्स रिज ताकुर घर की लड़ाई की मानवीय कीमत क्या थी। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 4 मार्च 2002 की सुबह के शुरुआती घंटों में सैन्य योजनाकारों ने अमेरिकी नेवी सील्स की एक टोही टीम को सीधे ताकुर घर की चोटी पर भेजने का फैसला किया। शाही खोद घाटी में दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखने के लिए निगरानी चौकी स्थापित करना। यह मिशन अमेरिकी सेना की 161वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के MH-47 आई चिनूक द्वारा अंजाम दिया गया, जो उच्च जोखिम वाली रात में घुसपैठ के लिए जानी जाती है। लैंडिंग जोन चुनना बहुत जरूरी था। जोखिम कम करने के लिए पहले चोटी के नीचे जगह चुनी गई थी, लेकिन समय कम होने और तत्काल निगरानी के कारण सीधे शिखर पर उतरे। खुफिया जानकारी से संकेत मिलता था कि दुश्मन की सेनाएं आसपास थीं, लेकिन शिखर पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई। अलकायदा के लड़ाके ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा कर चुके थे और छुपे ठिकानों से भारी हथियारों से हेलीकॉप्टर के रास्तों को निशाना बना रहे थे। जैसे ही चिनूक कॉल साइन रेजर 03 तकुर घर के पास 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहुंचा, उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पतली हवा ने लिफ्ट और इंजन क्षमता घटाई। बर्फ व ऊबड़ खाबड़ जमीन ने लैंडिंग और कठिन की। आसपास की चोटियों ने रास्ते सीमित कर दिए, जिससे दुश्मनों को हेलीकॉप्टर के आने का अनुमान लगाना आसान हुआ। विमान ने नाइट विजन सिस्टम का उपयोग किया और लैंडिंग जोन के पास सीमित दृश्य संकेतों पर निर्भर रहा। हेलीकॉप्टर जब उपयुक्त क्षेत्र की ओर उतरा, तब सेंसर या खुफिया जानकारी से पता नहीं चला कि वह क्षेत्र पहले से कब्जे में है, लेकिन ये अचानक बदल गया। चिनूक जैसे ही बर्फीली चोटी के पास पहुंचा, उस पर कई दिशाओं से गोलीबारी शुरू हो गई। दुश्मन के लड़ाकों ने मशीन गन और रॉकेट चालित ग्रेनेड से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनके आने की पहले से ही उम्मीद थी। पायलट जब हेलीकॉप्टर को मारक क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब हेलीकॉप्टर पर बार-बार गोलियां लगीं। अफरा तफरी में सील टीम के सदस्य नील सी रॉबर्ट्स पिछली रैंप के पास से विमान से गिरकर पहाड़ पर जा गिरे। क्रू ने शुरुआत में रॉबर्ट्स के गिरने का पता नहीं चला, क्योंकि वे क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को हवा में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। चोटी से दूर जबरन लैंडिंग के बाद वे इकट्ठा हुए और उन्हें पता चला कि रॉबर्ट्स गायब थे। वो दुश्मन के नियंत्रण वाले इलाके में उतरे थे और गिरने से बचने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के लड़ाकों से मुकाबला किया, मारे जाने से पहले। स्थिति अचानक टोही मिशन से साथी को वापस लाने के तात्कालिक प्रयास में बदल गई। अब जमीनी टीम को अपने गिरे हुए साथी को वापस लाने के लिए कड़ी रक्षा वाले शिखर पर लौटने की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसी बीच दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर और उसका दल दुर्घटना स्थल पर असुरक्षित हो गए। कमांड को रॉबर्ट्स की वापसी, दल की सुरक्षा और टाकुर भर में दुश्मन की ताकत का पुनर्मूल्यांकन प्राथमिकता देना पड़ा। प्रारंभिक उतार से पता चला कि दुश्मन अच्छी तरह से तैयार था और उसने शिखर को कवर करने वाली लाभकारी जगहों पर कब्जा कर रखा था, जिससे यह साबित हो गया कि तेजी से कब्जा करने का अनुमान गलत था। उस पल से टाकुर घर की हर कार्रवाई
इसी गलत आकलन से प्रभावित हुई, जिससे एक नियोजित निगरानी मिशन अफगानिस्तान में एक भीषण और महंगी छोटे दस्ते की लड़ाई बन गया। रॉबर्ट्स के पीछे छूटने का एहसास टीम को कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर गया। एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के साथ भारी सुरक्षा वाले उतरने के क्षेत्र से बच निकलने के बाद अब वे उस पहाड़ पर दुश्मन के लड़ाकों के कब्जा करने के खतरे का सामना कर रहे थे, जहां वो अभी भी फंसे हुए थे। खतरों के बावजूद जल्दी लौटने का फैसला किया गया। ऊंचाई, तापमान और दुश्मन के कारण थोड़ी देरी भी जीवित रहने की संभावना घटा देती थी। एक दूसरा MH-47 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके टीम को वापस टाकुर घर पर उतारने के लिए दूसरी बार भेजा गया। हालांकि इस समय तक सामरिक स्थिति काफी बदल चुकी थी। पिछली मुठभेड़ के बाद दुश्मन पूरी तरह सतर्क था और उसने निर्धारित उतरने के क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर फिर से पास आया, उसे एक ज्ञात घात स्थल का सामना करना पड़ा। विमान शिखर के पास पहुंचते ही वो गोलीबारी की चपेट में आ गया। फिर भी उतरने का निर्णय लिया गया। विकल्पों की कमी और बचाव की जल्दी के कारण हेलीकॉप्टर ने बर्फीले शिखर पर क्षण भर के लिए उतरा ताकि टीम उतर सके। वे तुरंत मुठभेड़ में उलझ गए। दुश्मन ने मजबूत ठिकानों से मशीन गन और छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू की। चट्टानों और बंकरों में छिपकर उन्होंने लैंडिंग जोन पर सीधी गोलीबारी की। अमेरिकियों को खुले मैदान में कई दिशाओं से गोलीबारी के दौरान बहुत कम सुरक्षा मिली। टीम में जॉन ए चैपमैन शामिल थे, जो यूएस एयरफोर्स के कॉम्बैट कंट्रोलर थे और सील टीम से जुड़े थे। उनकी जिम्मेदारी एयर सपोर्ट समन्वय करना था, जिसमें उन्हें गोलीबारी के दौरान संचार बनाए रखना और मित्र सैनिकों के बेहद करीब मौजूद लक्ष्यों की पहचान करनी होती थी। गंभीर गोलीबारी में चैपमैन दुश्मन की उन पोजीशनों की ओर बढ़े जो उनकी टीम को दबाए थे। घायल होने पर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी और करीबी दूरी पर दुश्मन से भिड़े। उनकी कार्रवाई से दुश्मन की फायरिंग रुकी, जिससे टीम आगे बढ़ी और सुरक्षित पीछे हट सकी। स्थिति अस्थिर थी, क्योंकि कम संख्या वाली टीम को ऊंचे स्थानों से दुश्मन का सामना करना था। किसी समय चैपमैन अलग हो गए और माना गया कि शुरुआती बंकर हमले में उनकी मौत हो गई थी। बाकी टीम गोलियों की बौछार के बीच पीछे हट गई। बाद में डीक्लासिफाइड प्रीडेटर ड्रोन फुटेज से पता चला कि चैपमैन शुरुआती मुठभेड़ में बचे और मरने से पहले कुछ देर अकेले लड़े। जब टीम शिखर से पीछे हट रही थी, तो उन्हें ऊपर से दुश्मन की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट्स को वापस लाने का प्रयास असफल रहा, जिससे भारी नुकसान हुआ और रक्षात्मक बलों की ताकत साबित हुई। ठाकुर घर की स्थिति बिगड़ने पर उच्च कमान को लगा कि शिखर पर फिर से कब्जा करने के लिए मौजूदा बल कम हैं। दुश्मन इलाके पर काबिज था, बचाव प्रयास विफल कर चुका था और करीब आते विमानों को लगातार निशाना बना रहा था। लापता कर्मियों की वापसी और पहाड़ में जीवित रहने को बड़ी ताकत चाहिए थी। 75वीं रेंजर रेजिमेंट के यूएस आर्मी रेंजरों के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात किया गया, ताकि लड़ाई में लगे सैनिकों को अतिरिक्त सहायता दी जा सके, अलग थलग कर्मियों को वापस लाया जा सके और यदि संभव हो तो चोटी सुरक्षित की जा सके। रेंजरों ने MH-47 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर तड़के टाकुरधर की ओर रवाना हुए। इस समय तक दुश्मन सतर्क हो गया था, क्योंकि पिछली मुठभेड़ों से लैंडिंग जोन और रास्ते उजागर हो चुके थे, जिससे उतरते विमान गोलियों की जद में आ गए। इन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टरों में से एक, जिसे आमतौर पर रेजर 01 कहा जाता है, शिखर के पास पहुंचा। जैसे ही वो लैंडिंग जोन के करीब पहुंचा, उसे दुश्मन की पोजीशनों से तुरंत और जबरदस्त फायरिंग का सामना करना पड़ा। विमान उतरते ही उस पर मशीन गनों और रॉकेट चालित ग्रेनेडों से हमला हुआ। हेलीकॉप्टर कई बार चपेट में आया, फिर भी वो किसी तरह चोटी के पास उतर गया, हालांकि नियंत्रण में नहीं था। वो पहाड़ की ढलान पर अस्थिर हालत में क्षतिग्रस्त और उजागर होकर रुका। रेंजर्स बाहर निकलते ही ऊंचाई पर दुश्मन की पोजीशन से गोलियों की बौछार होने लगी। कई सैनिकों और प्लाटून लीडर नेट सेल्फ शुरू में ही घायल हुए। रेंजर्स ने जैसे ही गिरे विमान के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया, नेतृत्व जल्दी बदल गया।
इलाके में कम सुरक्षा थी, लैंडिंग साइट खुली थी और छुपने के लिए सिर्फ कुछ पत्थर थे। दुश्मन के लड़ाके फायदे में थे और रेंजर्स पर गोलियां चला रहे थे, जो 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ठंड में संघर्ष कर रहे थे। चुनौतियों के बावजूद रेंजर्स ने तुरंत जवाबी फायरिंग की, घायलों का इलाज किया और विमानों के साथ समन्वय किया। करीबी हवाई समर्थन के लिए प्रभावी संचार जरूरी था, जिसे मित्र सेनाओं की निकटता के कारण नियंत्रित करना होता था। दुश्मन लड़ाकों द्वारा सीधे हथियारों और मोर्टार का इस्तेमाल करते हुए लगातार फायरिंग के बीच गिरा हुआ हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थिति बन गया। दुश्मन की फायरिंग से चोटी तक बढ़ना मुश्किल हुआ और रेंजर्स अपनी लैंडिंग जगह तक ही सीमित रह गए। हवाई समर्थन धीरे धीरे और भी जरूरी हो गया, क्योंकि विमानों ने दुश्मन की पोजीशनों पर हमला किया। हालांकि कठिन इलाका और अपने ही सैनिकों पर हमला करने का खतरा इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर रहा था। धुआं, बर्फ और पहाड़ की ऊबड़-खाबड़ बनावट ने लक्ष्य पहचान को और जटिल कर दिया। यह लड़ाई जबरदस्त मुकाबला बन गई। रेंजर्स अपनी पोजीशन पर टिके रहे और समर्थन मांगते रहे जब तक अतिरिक्त सैनिक नहीं पहुंचे। त्वरित प्रतिक्रिया बल पहुंचने से स्थिति स्थिर हुई, लेकिन पहाड़ पर नियंत्रण अब भी विवादित बना रहा। चार मार्च सुबह तक टाकुर घर की लड़ाई गतिरोध पर थी। अमेरिकी बल, जिसमें नेवी सील्स और रेंजर्स थे, MH-47 दुर्घटना स्थल के पास फंसे थे, जबकि अलकायदा के लड़ाके फायदेमंद ऊंचे ठिकानों पर थे और बंकरों व चट्टानी उभारों से नीचे की ओर गोलीबारी कर रहे थे। हवाई शक्ति स्थिति बिगड़ने से रोकने में अहम थी। अमेरिकी विमानों, जिनमें फाइटर जेट, बॉम्बर और AC-130 गनशिप शामिल थे, ने सुबह भर दुश्मन की पोजीशनों पर हमला किया, जिसमें उन्हें कठिन भूभाग, लक्ष्य साफ न दिखने और मित्र सेनाओं को नुकसान पहुंचाने के जोखिम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विरोधी सेनाओं की नजदीकी से मुठभेड़ें जटिल थीं, क्योंकि दुश्मन अक्सर अमेरिकी सैनिकों के बहुत पास तैनात रहते थे। अग्रिम वायु नियंत्रकों को गोलाबारी में छिपकर निर्देशांक बताने पड़ रहे थे। इन चुनौतियों के बावजूद हवाई हमलों ने दुश्मन की स्थिति को कमजोर कर दिया और पहाड़ी की धार पर मौजूद ज्ञात फायरिंग पॉइंट्स को निशाना बनाया। विमानों की दबाव बनाने वाली गोलीबारी ने कई बार दुश्मन को संपर्क तोड़ने या स्थिति बदलने पर मजबूर किया। रक्षकों ने इलाके और रक्षा स्थितियों का इस्तेमाल कर हमलों का सामना किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गन फायरिंग और मोर्टार गोलों ने शिखर के नीचे अमेरिकी बलों पर दबाव बनाए रखा। 10,000 फीट से ऊपर पतली हवा ने आवाजाही और हथियारों पर असर डाला। घायल कर्मियों को देखभाल की जरूरत थी, जिससे उनकी गतिशीलता सीमित रही। समय के साथ समन्वय बेहतर हुआ और अतिरिक्त विमानों ने दुश्मन पर दबाव बनाया। निगरानी संसाधनों जैसे शुरुआती मानव रहित हवाई प्रणालियां ने गतिविधियों और फायरिंग पॉइंट्स की पहचान कर संतुलन धीरे धीरे अमेरिकी बलों के पक्ष में मोड़ दिया। दोपहर तक अमेरिकी सैनिक शिखर की ओर बढ़े और नील सी रॉबर्ट्स व जॉन ए चैपमैन के शव मिले, जिससे लड़ाई की भारी कीमत स्पष्ट हुई। दोपहर तक टाकुर घर का नियंत्रण अमेरिकी बलों के पास था। लगातार हवाई सहायता और जमीनी रक्षा ने दुश्मन को ठिकाने छोड़ने पर मजबूर किया, जिससे अमेरिकी सैनिकों ने आत्मविश्वास से शिखर पर कब्जा किया। ये लड़ाई उम्मीद से ज्यादा घंटे चली और कई जटिल चरणों में हुई, जिन पर पहले फैसलों और अधूरी जानकारी का असर था। नियंत्रण स्थापित होते ही नतीजा साफ था, पर इसकी कीमत पहले ही दिख चुकी थी। चार मार्च की दोपहर तक टाकुर घर पर लड़ाई का संतुलन बदल चुका था। लगातार हवाई हमलों और जमीन प्रतिरोध से दुश्मन पीछे हटने या खत्म होने को मजबूर हुआ, जिससे अमेरिकी बलों ने शिखर और आसपास की पहाड़ी धार पर कब्जा कर लिया। हालांकि लड़ाई जारी रही, क्योंकि पहाड़ की सुरक्षा, घायलों का इलाज और खतरनाक परिस्थितियों में निकासी की तैयारी चुनौतीपूर्ण थी। अमेरिकी बलों ने शिखर को साफ कर अलग-थलग लड़ाकों और छुपी जगहों की जांच की। उन्हें दुश्मन के छोड़े हथियार और उपकरण मिले, जिससे शिखर के रक्षा नेटवर्क की व्यापकता पता चली।
इस बीच कई रेंजर और अन्य कर्मी घायल हो गए और उस ऊंचाई पर उनका इलाज करना काफी चुनौतीपूर्ण था। ठंड और खून की कमी के कारण निकासी जरूरी हो गई और हवाई परिवहन ही विकल्प था। दुश्मन के खतरे के चलते निकासी तुरंत शुरू नहीं हुई। हालांकि शिखर अमेरिकी नियंत्रण में था, लेकिन दिन के उजाले में आने से विमान अभी भी खतरे में पड़ सकते थे। कमांडरों ने निकासी को सावधानीपूर्वक समन्वित किया, जिसमें उन्होंने तत्कालता की आवश्यकता और संभावित खतरों के बीच संतुलन बनाया। रात होते ही हेलीकॉप्टर संचालन की स्थिति सुधर गई। 161वीं सोर के विमान लौट आए, जिससे इस अभियान में विमानन की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई। हालांकि ऊबड़ खाबड़ जमीन और कम दृश्यता से लैंडिंग कठिन रही, निकासी चरणों में आगे बढ़ी। घायलों को प्राथमिकता दी गई, फिर हालात अनुसार अन्य लोगों को निकाला गया और शहीद रॉबर्ट्स व चैपमैन के शव बरामद किए गए। गिरा हुआ MH-47 हेलीकॉप्टर पहाड़ पर ही रहा, जो इस लड़ाई की तीव्रता की याद दिलाता है। निकासी प्रक्रिया के अंत तक अमेरिकी बलों ने सभी कर्मियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया था और ध्यान फिर से शाही खोद घाटी में जारी लड़ाई पर केंद्रित हो गया। ताकुर घर की लड़ाई में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिससे ये ऑपरेशन अनाकोंडा की सबसे घातक मुठभेड़ बन गई। बाद में सैन्य योजनाकारों और इतिहासकारों ने इस लड़ाई का विश्लेषण किया, जिसमें शिखर पर सैनिक उतारने, सीमित खुफिया जानकारी और कठिन भूभाग में हवाई और जमीनी अभियानों के समन्वय की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया। इस स्थान को रॉबर्ट्स रिज के नाम से जाना जाने लगा, जो इस लड़ाई की मानवीय कीमत और उसकी जटिलता दोनों को दर्शाता है। जॉन ए चैपमैन को उनकी बहादुरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जबकि ब्रिट के स्लाविंस्की, जो सील टीम के नेता थे, को भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। नील सी रॉबर्ट्स, जिनकी गिरावट से यह लड़ाई शुरू हुई, के नाम पर इस रिज का नाम रखा गया। रॉबर्ट्स रिज की लड़ाई युद्ध की अनिश्चितता और दृढ़ता का महत्व दिखाती है, जिसमें अमेरिकी बलों ने लक्ष्य हासिल किया। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद और 2 दशकों से भी अधिक समय बाद ये अब भी एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है, जो अफगानिस्तान संघर्ष की जटिलताओं को उजागर करती है।